हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सफदरगंज हॉस्पिटल में हमारी जो रिक्वायरमेंट निकली हुई थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया है होल्ड वाली पोस्ट का, बट सिर्फ 3 ही पोस्ट का आया है। उसमें टोटल 5 हमारी होल्ड पोस्ट थी जो कि किसी केसेस के रिगार्डिंग होल्ड पे थी। तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जारी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल कितनी पोस्ट थी और कितनी पोस्ट पे कैंडिडेट को बुलाया गया है और जो 2 पोस्ट का रिजल्ट रोका गया है। वैसे देखा जाए तो सिर्फ 95 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसमें से मैं बात करूं तो 414 पोस्ट का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है, क्योंकि सबसे बिग जो वैकेंसी थी हमारी एमएलटी और नर्सिंग अटेंडेंट में थी। तो सब बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कौन कौन से हॉस्पिटल का होगा। ये आपका हो गया सफदरगंज हॉस्पिटल, जिसकी इसकी वेबसाइट है bmmc.in करके। और LHMC हो गया हमारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया। और ये आपका RML हो गया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही आते हैं। और आपका कलावती वाला हॉस्पिटल हो गया। यहाँ पर आपका हो गया रूरल हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर। इस पर आपकी जो रिजल्ट आया था आपका होल्ड वाला तो इसी वेबसाइट पे आया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिक्वायरमेंट 1/3/2023 को जो पब्लिश हुआ था। रिक्वायरमेंट सेल डेटेड 4/10/2023, सॉरी रिक्वायरमेंट नोटिस नंबर है आपका 1/3/2023 जो कि पब्लिश हुआ था 4/10/2023 के लिए। कौन कौन सी इसमें पोजीशंस थी? तो पोजीशंस तो आपकी उसमें बहुत सारी थी। उसमें आपके फिजियोथेरेपिस्ट की भी थी, आपकी ECG टेक्नीशियन की थी, इसमें बहुत सारी पोजीशन थी। ठीक है, तो उसमें एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट पे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट होल्ड नहीं थी, एक्सरे असिस्टेंट की पोस्ट होल्ड थी। तो एक्सरे टेक्नीशियन पे तो अभी ज्वाइनिंग दे भी दी गई है और चेयर साइड असिस्टेंट वाली पोस्ट पे भी ज्वाइनिंग मिल गई है। फिजियोथेरेपिस्ट का अभी मेडिकल नहीं हुआ है। OT असिस्टेंट के मेडिकल होने लगा है। ठीक है, तो OT अटेंडेंट का भी आपको देखने को अपडेट मिली थी। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले आपका जो इन्होंने शेड्यूल क्या बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर ऑफ दी पोस्ट। तो जो आपका नोटिफिकेशन निकला था उसमें आपका जो सीरियल नंबर था तो रेडियोग्राफर का 3 नंबर पे था, एक्सरे असिस्टेंट का 4 नंबर पे था और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन जिसे हम JMLT बोल सकते हैं तो आपका 7 नंबर पे था। इसके अलावा भी हमारी MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट थी और बिग वैकेंसी नर्सिंग अटेंडेंट की भी आपको यहाँ पर पोजीशन देखने को मिली थी। तो अगर आपका रेडियोग्राफर और एक्सरे असिस्टेंट में एनेक्सियर B में जो लिस्ट दी गई है उसमें अगर आपका नाम है तो आप जा सकते हैं। 22/5/2024 को आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रूम नंबर 103 फर्स्ट फ्लोर मेन OPD बिल्डिंग सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आप मैप पे सर्च कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्लस यहाँ पर दिया अगर आपका JMLT की पोस्ट हुआ तो आपका 27/5/2024 को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नीचे लिस्ट दी गई है क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। सेम आपको जाना है रूम नंबर 103 फर्स्ट फ्लोर मेन OPD बिल्डिंग सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। अब हम बात करेंगे टोटल इसमें कितनी पोजीशंस थी और कौन से हॉस्पिटल में इसमें पोजीशंस थी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला है रेडियोग्राफर और एक्सरे और JMLT। तो आपको रेडियोग्राफर में बात करूँ, सिर्फ आपकी रेडियोग्राफर में सफदरगंज हॉस्पिटल में वैकेंसी थी जो कि आपकी 22 यानी कि 22 थी, जिसका आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो पोजीशन है एक्सरे असिस्टेंट। इसमें आपकी देखी जाए तो जो अपडेटेड है SGH में आपकी 8 पोजीशन थी सिर्फ सफदरगंज हॉस्पिटल में, और RML में बात करें तो आपकी सिर्फ 10 पोजीशन थी। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद बात करते हैं जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन की। तो इसमें आपका सफदरगंज हॉस्पिटल में आपकी टोटल 33 वैकेंसी थी और RML में जो इंक्रीज वगैरह हुई थी वैकेंसी उसमें 14 वैकेंसी थी, वो MLT में हुई थी। ठीक है, तो LHMC में भी आपकी वैकेंसी इसमें थी, तो LHMC में आपकी 7 वैकेंसी थी। इसके अलावा कल्याण सिंह हॉस्पिटल वाले वो सॉरी जो आपका कलावती वाला हॉस्पिटल है उसमें भी आपकी एक ही पोजीशन थी। टोटल जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इन 3 पोस्ट के रिगार्डिंग टोटल आपकी 95 इसमें सीट हो जाती हैं। जो हमारी टोटल वैसे होल्ड पोस्ट थी 509 पोस्ट थी, उसमें से सिर्फ 95 पोस्ट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ होगा। तो आप खुद देख सकते हैं सिर्फ 95 पोस्ट का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। इतने दिन से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट होल्ड पे था, कोर्ट केस चल रहा था। आपको सब वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, आप सर्च कर लेना सफदरगंज MLT जर्नी। आपको जितनी वीडियो देखने को मिले आप RTI रिप्लाई वाली सब देखें। ठीक है, तो 95 पोस्ट का आपका होगा। सिर्फ आप लोगों ने ये नहीं सोचा सिर्फ 414 पोस्ट का अभी
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई खबर नहीं है। अचानक से इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया था, अचानक से इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी कर दिया है। देखते हैं ज्वाइनिंग कब होती है, अब आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोजीशंस का हमारा रिजल्ट होल्ड है, तो देख लीजिए आप एक बार और। एमएलटी में आपकी एसजीएच में जो पोजीशन थी 139 पोजीशन का है, और आरएमएल में आपकी इसमें थी पोजीशन 45 पोजीशन, ये आपकी होल्ड है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 139 और 45 हो गया आपका यहाँ पर। इसके बाद आपकी नर्सिंग अटेंडेंट की सबसे अच्छी खासी वैकेंसी थी, जिसमें आरएमएल में आपकी जो अपडेटेड थी 98 पोजीशन थी। एसजीएच में बात करें तो आपकी 100 पोजीशन हो गई थी, और एलएचएमसी में भी आपकी पोजीशन की बात करें 32 पोजीशन थी। इसमें आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो पोजीशन आपकी रह जाती हैं 414। और जो नर्सिंग अटेंडेंट में आप देख सकते हैं टोटल जो आपकी पोजीशन बैठ रही थी 230 वैकेंसी थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ जो मैंने अभी आपको बताया था एक्स असिस्टेंट में सिर्फ आपकी जो इतनी पोजीशन थी, एक्स असिस्टेंट में सिर्फ 18 थी। रेडियोग्राफर पे जो हो रहा है आपका सिर्फ 22 पोस्ट पे हो रहा है, और ये जो आपका जेएमएलटी वाला हो रहा है सिर्फ 55 पोस्ट पे हो रहा है। मेन जो हमारी हैं 184, और यहाँ पर आपकी जो 230 पोजीशन है, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशंस का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई खबर नहीं है। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है ऑल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जिसका भी नाम है एनेक्सर बी में यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएं। यहाँ पर दिया है ऑल ओरिजिनल रिक्वेस्टेड टू रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली गिवन इन नेक्स्ट पेज। एनेक्सर ए में जो दे रखे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, प्लस आपको एक वेबसाइट प्रोवाइड की गई है, आपके पे एक डायरेक्ट मैसेज भी आया हुआ जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक स्क्रीनशॉट शेयर करा है। वहाँ पर आपको लिंक भी दी है कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड होगा तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्सर बी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज आल्सो इंक्लूड हेयर विथ। तो शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड, तो जो भी कैंडिडेट हैं उनके नाम भी दिए हुए हैं, वो भी हम देखेंगे। एनेक्सर ए, तो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे। यहाँ पे दिया है इंस्ट्रक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो 1 बाय 1 बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है विजिट, यही आपकी एक वेबसाइट है जिसपे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। फॉर डाउनलोडिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग दी फॉलोइंग। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का, सिर्फ आप इसको कॉपी कीजिएगा और आप डायरेक्ट वेब पे जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर दिया है ए ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th ऑनवर्ड, जो कि आपका डीओबी के लिए होती है, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो देखी जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, चाहे कोई सा भी एम्स हो, जो एमसीआर की वैकेंसी निकली तो 10th की मार्क्स से ही हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमारी मानी जाती है। ये फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, तो दो चीज़ें मान्य होती हैं। ऑनवर्ड्स मेंशन इन द योर एप्लीकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एज कास्ट, जो कि कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा ETC अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट यहाँ दिया है 4 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो 4 आपके फ़ोटो लेके जाने हैं जल्दी के खिंचे हुए, अलॉन्ग विथ एडमिट कार्ड इशूड बाई हेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। तो जो आपका CBT टेस्ट हुआ था उसका आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पर। अब कैंडिडेट कहेंगे हमारा मिस हो गया था, तो आपको जो हिल वाली वेबसाइट दी गई है आप वहाँ पे जाके अपना लॉगिन कीजिए, देखिए वहाँ पर आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दिया है C मल्टीपल सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटो कापीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 ऑनवर्ड्स एज पर, ठीक है, ए अबव। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल, आपको ज़्यादा सेट लेके जाने हैं। यहाँ पर ये नहीं होता है कि 1 सेट लेके जाना है, 2 सेट लेके जाने हैं, 3 सेट लेके जाने हैं, 4। वैसे मैक्सिमम हम जो लेके जाते हैं 2 सेट लेके जाते हैं, आप 4 ले जाइएगा, आपके डॉक्यूमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको 10th से आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया होगा आप उसको अपने पास रखेंगे, आप देखेंगे उसमें आपने 10th मेंशन किया है, तो 10th तो मेंशन किया ही होगा, 10th 12th हो गया। फिर आपने जो भी अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने उस टाइम पर लगाया था, EWS हो, आपका NCL हो, SC कैटेगरी का हो, या फिर आपका ST कैटेगरी का हो, ठीक है, या PWBD का आपका जो बेंच मार्क का आपका सर्टिफिकेट हो, जो आपने उस टाइम लगाया था आप वो ही लेके जाएंगे, ठीक है। क्या पता आपने अपडेट करा लिया हो, क्योंकि जो वैलिड होता है उस वैलिड के बाद सीमा ख़त्म होने के बाद आपने अपडेट कराया हो, आप अपडेट वाला भी ले जाइए, बट पहले वाला आपको ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि जो आपकी प्रोसेस थी, क्योंकि कोर्ट केस में ली हुई थी, इसकी प्रोसेस पहले ही हो जानी चाहिए थी। ऐसे अगर मान के चलिए अगर आपका 6 साल बाद होता, 10 साल बाद होता कोर्ट केस, तो आप पहले ही वाले डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, चाहे क्यों ना एज रिलैक्सेशन, एज आपकी निकल गई हो, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट
मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन एनी अथॉरिटी। तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हैं हमारे अफसर्स, उनके द्वारा इशू होना चाहिए, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए 22-23 का, इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2023 के बाद में आपका इशूड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर कैंडिडेट सीकिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के लिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पर हो गया एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया अगर आप प्रेजेंट टाइम में कहीं पर वर्क कर रहे हैं। आर ड्यूली फिल्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद देयर प्रोफार्मा हॉस्पिटल रैंक्स मेंशन इन एप्लीकेबल फॉर द कंसीडर फोर्स। तो आपने जो भी पोजीशन आपने करी हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, आपको एक डीबी सीट भी मिलेगी देखने को, वो भी आपको भरनी होगी, वो भी शायद आपको हिल वाली वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट वाली पोजीशन में उसमें मांगा था। यहाँ पे दिया है इफ़ एनी ऑफ द पार्टिकुलर स्टार्टेड बाय यू इन द एप्लीकेशन इज ऑन वेरिफिकेशन फाउंड इनकम्प्लीट और रॉन्ग, और ये वाला आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रॉन्ग आर फाउंड टू हैव will fully suppressed material information relevant to the consideration of your case without prejudice to any other action that may be taken in consequence thereof. Your candidate will summarily be rejected and you will not be considered for appointment to the post। तो अगर आपके खिलाफ कोई भी, जैसे कि आपका रॉन्ग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपकी कोई डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस जो होता है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह पाई जाती है, तो आपके लिए इस पोजीशन पर नहीं लिखा जाएगा। साफ साफ कहने का मतलब यही है। या आपके खिलाफ कोई भी जुडिशरी वगैरह कुछ निकलती है, यहाँ पे नो टीएडीए बताया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तो आपको जैसे कि अगर आप बस से जाते हैं, यातायात का खर्चा होता है हमारा, वो आपको कोई पे नहीं किया जाएगा। नो टीएडीए विल बी पेड टू योर अटेंडिंग द वेरिफिकेशन। यहाँ पे दिया है कि एसजीएच, एलएचएमसी, आरएमएल, केएससीएच, आरएसटीसी रिजर्व द राइट टू पोस्टपोन और डिफरिंग द डेट्स ऑफ वेरिफिकेशन। तो आप उनके पास राइट है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट चेंज हो सकती है, तो मैं अपडेट दे दूंगा अगर ऐसी कोई बात होती है तो। इसके बाद आप देख लीजिए एनओसी बता रखी है, अगर कोई प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में एनओसी, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी वगैरह में अगर करता है। यहाँ पर दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑफ, 30 मिनट पहले आप पहुँच जाइएगा पॉजिटिवली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर डेट का तो उन्होंने जिक्र आपका डेट का दिया है, यहाँ पर टाइमिंग आपको नहीं दी है कि कितने बजे आपको जाना है, वो देख लेंगे चलो हम अभी हाल। इसके बाद दिया है कि यू अलोकेशन ऑफ हॉस्पिटल इज़ कंटीजेंट अपॉन कैंडिडेट मेरिट स्कोर हॉस्पिटल। तो आपको जो भी हॉस्पिटल मिलेगा, पहले तो आपको परफॉर्मेंस के लिए मिला ही मिला था, फिर आपके डीबी सीट में भी आपको भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, एक डीबी सीट मेरे पास पड़ी हुई है, शब्दगंज हॉस्पिटल से ही रिलेटेड है। अभी जो आपकी पोजीशंस निकली थी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तब डीबी सीट में आपका भरवाया गया था कि आपको कौन सी परफॉर्मेंस चाहिए, वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरिट स्कोर के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। यहाँ पर ये बताया हुआ है हॉस्पिटल परफॉर्मेंस सबमिटेड बाय द एम एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के अकॉर्डिंग विद इन द रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट। इसके बाद आप देख लीजिए नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड लाइक मोबाइल कैमरा वॉच नॉट अलाउड इन डीबी हॉल। तो डीबी हॉल में इसमें से कुछ आपके पास नहीं होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर रेडियोग्राफर की आपकी पोजीशन देखने को यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर दिया है जो कैंडिडेट जो रैंक फर्स्ट है, जो कि कैटेगरी ओबीसी में सिलेक्टेड है, सेकंड है ये अनरिजर्व के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ओबीसी के कैंडिडेट, तो यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी कैटेगरी में ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, तो रैंक नंबर उन्होंने बता दिया है। ठीक है, ओबीसी अनरिजर्व, ओबीसी 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 ऐसे देख सकते हैं आप, ईडब्ल्यूएस हो गया। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रैंक है 1 2 3 4 5 6, इसके बाद सीधे उन्होंने बुलाई है 10 रैंक, इसके बाद 29 रैंक उन्होंने बुलाई है, 50 रैंक बुलाई है, 7 9 7 8 12। तो रैंक वो डिपेंड करा होगा जहाँ तक मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा या फिर, ठीक है। तो आप अपना कैसे नाम देख सकते हैं, रैंक नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी। फिर आप सर्च कर रहे हो अपना नाम कि मेरा नाम नहीं है, तो पिताजी का आपको अपने नाम सर्च करना है। इसके बाद देख लीजिए रेडियोग्राफर में जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं टोटल, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट होंगे। तो इसमें आपके जो पहला पेज है इसमें सिर्फ 13 कैंडिडेट हैं। इसके बाद देख सकते हैं आपके 26 कैंडिडेट हैं यहाँ पर। तो जो रेडियोग्राफर की आपकी पोजीशन है, 26 कैंडिडेट भी नहीं पूरे होते हैं यहाँ पर, आपका देख सकते हैं यहाँ पर आपके बाद। फिर तो उन्होंने ऐसा करा है कि आपके रेडियोग्राफर वाली पोजीशन पे 25 कैंडिडेट आपके बुलाए गए हैं 22 सीट पे। इसके बाद आप देख लीजिए एक्स असिस्टेंट में भी आपके यहाँ पर बुलाए गए हैं कैंडिडेट, जो कि यहाँ पर आपकी पोजीशंस थी सिर्फ 18 पोजीशन थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 9 के बाद सीधे, तो इसमें भी कम ही बच्चे बुलाए गए हैं। जे मल्टी में आप देख लीजिए, जे मल्टी में भी इसमें
ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बुलाए गए। तो उन्होंने इस बार कम बच्चे बुलाए। वैसे जो न्यूज़ मिली थी मुझे ओटी असिस्टेंट के रिगार्डिंग कि उसमें एक सीट पे 3 कैंडिडेट बुलाए जा रहे थे, 2 कैंडिडेट बुलाए जा रहे थे। तो ऐसी कोई आपकी लिस्ट भी जारी नहीं हुई थी। जितनी भी पोजीशंस की अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, अभी तक कोई ऐसी लिस्ट नहीं जारी हुई है कि आपको बुलाया जाएगा। सिर्फ ऐसे कोई लिस्ट जारी नहीं हुई थी, ठीक है। बाकी ये नोटिस जो होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो आपको मैंने पहले बता दिया 509 पोजीशन में सिर्फ आपकी 95 की डीबी होगी। तो आप जाइए इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। जहाँ तक उम्मीद है इसके रिगार्डिंग आपको एक और न्यू नोटिस देखने को मिल सकता है। जब भी नोटिस आएगा न्यू मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। उसमें 4.5 के आपके कैंडिडेट हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। अब बाकी आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं। आपको बहुत अपडेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। FCRE डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डालेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर पता रखा है एफिडेविट वगैरह। और एक बात और आपके लिए बता देता हूँ कि आप जब जा रहे हैं तो आपने जो जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपने सबमिट किए थे डॉक्यूमेंट वही आप लेके आए हैं। एक राय के तौर पे बता रहा हूँ। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया तो आपको वही लेके जाना है जो आपने लगाया है स्कैन करके, ठीक है। और आप एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा आपने जो फाइनल सबमिट किया था कि हमारा उसमें आधार कार्ड में कोई नंबर गलत ना हो गया हो, 10th की मार्कशीट में रोल नंबर वगैरह अगर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जो एप्लीकेशन फार्म भरते वक्त कोई रॉन्ग ना हो गया हो तो आप उसकी एफिडेविट लगा के अपना सुधार कर सकते हैं। बाकी वो आपको डीवी जो कमेटी होती है वो आपको बता देंगे कि इसमें आपका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में अगर आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी नाम किसी और का पड़ गया हो या फिर आपने जो आपका रिजल्ट रहा है आपने उससे पहले ही जॉब स्टार्ट कर दी हो तो आपकी इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।